कार्य क्या प्रगति पर है या इसमें और ज्यादा इजाफा लाने के लिए देश के हर कोने से आवाज उठनी चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये कॉन्क्लेव लगातार आज सुबह से ही आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो आम जनता की आवाज हैं। जनहित के मुद्दे जब भी ये संसद में अपनी आवाज को मुखर करते हैं, हमेशा ये लोगों से जुड़े हुए आम आदमी वाले सवाल उठाते हैं और इसी वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियां भी बटोरते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी का। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी, बिल्कुल ठीक हैं, भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। 10 साल पहले आपको जैसा देखा था वैसे ही फिटनेस के लिए पूरा जोर लगाते हैं राघव। कभी भी आपको देखो हमेशा खुश मिजाज, पूरे एनर्जी के साथ आप पेश आते हैं। अब मुझे सार्वजनिक जीवन में 15 साल हो गए, और जब मैं आज से 10-12 साल पहले न्यूज़ चैनल की बहस पे आया करता था, आप होते थे एंकर, रोहाना जी बैठी हैं, वो हुआ करती थी, उस समय तो मैं वास्तव में बहुत छोटा था। मुझे याद है मेरी दाढ़ी भी पूरी नहीं आती थी, मेरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए थे। अब तो बाल भी सफ़ेद होने लग गए हैं, तो अब मैं युवा नेता नहीं रहा, मुझे लगता है। नहीं, हमारे देश में जब 55-56 साल के युवा नेता हो सकते हैं तो आप तो अभी सिर्फ 37 साल के हैं। इस वजह से ये तमगा मैं आपसे नहीं छीनना चाहूंगी। अब मैं आ जाती हूँ, युवाओं की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर बैठी हुई है और सभी ये जानना चाहते हैं कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही जाती है, टैक्स कम करने की बात कही जाती है, युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार ये जो दावे कर रही है, क्या उसका दम आपको जमीन पर दिखाई देता है? देखिए, सीधे तौर पर यह कहना कि सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम हैं वो विफल हैं, वो भी गलत है, और ये भी कहना कि वो ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज ले आए हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आज 4 गुनी 5 गुनी स्पीड पे चल रही है, वो भी गलत होगा। मोटे मोटे तौर पे अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो कुछ ऐसे खास सेक्टर्स हैं जिसमें काफ़ी ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी देखी गई है, और ख़ास तौर पे मैं अभी जो हाल ही में, क्योंकि हम सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हाल ही में जो लेबर कोड नोटिफाई हुए हैं वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म है, जिसके चलते जो श्रम करने वाले, जो हमारे लेबर फोर्स है, उनको ताकत मिलेगी, उनको बल मिलेगा, और उनको डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टैंडिंग मिलेगी। वो देने का काम अच्छे से मुझे लगता है लेबर कोड के माध्यम से होगा। इसी के आप देखें कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, उन सेक्टर्स में आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे एविएशन सेक्टर है, अभी आपने इंडिगो के हालात देखे, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो पीछे होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेक्टर वाइज अगर चर्चा करें तो उसमें हम जाहिर तौर पर बता पाएंगे कि कौन से सेक्टर में खास तौर पे आप एंटरप्रेन्योरशिप और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख सकते हैं। दूसरा, जैसे कानूनी भाषा में हम कहते हैं ना, दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। उसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मस्ट नॉट ओनली बी सीन टू बी डन, वो वास्तव में महसूस भी होना चाहिए जो एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसको। तो आप जो लोग आज इस देश में शुरू कर रहे हैं एक छोटी सी कैपिटल से अपना कोई धंधा, कोई व्यापार, कोई स्टार्टअप, वो सही ऑडियंस है इस सवाल के लिए, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस बात को बोलता रहा हूँ कि आज एक 24, 25, 26 साल का एक प्रतिभाशाली युवा, एक बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप से भरा हुआ एक यंगस्टर इंडिया का अगर भारत छोड़ के सिलिकॉन वैली जाता है, यूके जाता है, डेनमार्क जाता है, दुबई जाता है, सिंगापुर जाता है, और वहाँ जाकर अपना स्टार्टअप खड़ा करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 35-36 साल का जब होगा जब भारत आ जाएगा। वो व्यक्ति भी गया, उसकी इनोवेशन भी भारत से गई, उसकी कैपिटल भी भारत से गई, और जो उसने वहाँ मुकाम हासिल किया वो भी भारत से गया। अब आप उदाहरण ले लीजिए कि तमिलनाडु का एक साधारण सा युवा अरविंद श्रीनिवास, उन्होंने जाके परप्लेक्सिटी खड़ा कर दिया यूएस में। आज अगर बात होती है कि दुनिया में टॉप 5 LLMs, चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लॉड, जेमिनाई के बाद तो परप्लेक्सिटी की बात होती है। तो वो भी एक भारत के शख्स थे, पर उनने भारत में ये इनोवेशन नहीं किया, उन्होंने इसको जाकर सिलिकॉन वैली में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि वो परप्लेक्सिटी का इनोवेशन, उसकी अर्निंग्स
उस अर्निंग्स पे लगने वाला टैक्स और वो नौकरियां जो उससे बनी वो सब भारत आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आज के इस प्रतिभाशाली युवा को भारत में रोकने के लिए और वो भारत में इनोवेशन करे, यहीं रहे और देश को आगे लेके चले, उस दिशा में हम सब लॉ मेकर्स को सोचना चाहिए। यकीनन अभी हाल ही में हमने देखा है बहुत बड़ी आबादी का एक आंकड़ा भी आया है जो देश से दूसरे देशों में जाकर पलायन कर रही है और वहां की नागरिकता भी ले रही है। उस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन राघव चड्ढा जैसे लोग हमारे देश के लिए आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि आपने 23 साल की उम्र में लंदन में बहुत बड़े मोटे पैकेज वाली नौकरी छोड़कर यहाँ पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आप जुड़े थे 2011 में, और उसके बाद आपकी जर्नी भी हमने शून्य से शिखर तक की देखी है, बहुत शानदार, और अभी तो पूरा का पूरा आसमान आपके लिए बाकी है। सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए चाहे महिलाएं हों चाहे युवा हों, उनको बाकायदा लोन भी प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग नाम भी दिए गए हैं अलग अलग सेक्टर के लिए। तो क्या आपको लग रहा है नाकाफी? और अगर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मैं राघव चड्ढा से जानना चाहूं कि उनको सरकार को 2 सलाह देने होंगे, तो वो 2 सलाह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले, क्योंकि हम एआई की भी बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में उठाया था और मैं वही आज इस मंच पे दोहराना चाहूँगा, और उसको युवाओं ने और ख़ास तौर पे डिजिटल दुनिया में लोगों ने बहुत सराहाया। वो ये था कि आज हम अपने देश के हर नागरिक को फ्री सब्सक्रिप्शन दे एआई का। बिल्कुल। आज कई ऐसे देश हैं, सिंगापुर है, यूएई है, जहाँ पे सारे लोगों को इन एलएलएम्स को फ्री में मुहैया कराया जाता है। अगर आज हमारे देश का युवा भी चैट जीपीटी से लेकर क्लॉड तक ये सारे एलएलएम्स फ्री में हम मुहैया कराते हैं, तो वी विल अनलॉक अ बिग पोटेंशियल, एक इतना बड़ा डिजिटल पोटेंशियल दुनिया का हम भारत का यहाँ पे अनलॉक करेंगे। और सिर्फ यंग जनरेशन के लिए ही नहीं, आज हमारा किसान, एक साधारण सा ट्रेडर, एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सब इसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग जिन्हें एक साधारण सा फॉर्म भरना है वो भी उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये मेरी एक सलाह रहेगी, सरकार को करना चाहिए। मैंने ये करीब साल भर पहले बात उठाई थी, उसके बाद कई कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में फ्री सब्सक्रिप्शन इस टाइप का लाई हैं। एक हमारे टेलीकॉम सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने परप्लेक्सिटी के साथ ये एआई एलएलएम को फ्री में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मुहैया कराया है। कोई और एक वेबसाइट है जिन्होंने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन कराया। और दूसरी बड़ी बात, जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप, एआई और इन सब बड़े बड़ी एलएलएम्स की बात करते हैं, इनमें से कोई भी एलएलएम इंडियन ओरिजिन का नहीं है, इंडियन नहीं है। बिल्कुल। आज हम जो ये एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स और ये सारी जनरेटिव एआई विदेशों में स्थित है, वहाँ बनी है। उनके जीपीयूज, उनके सुपर कंप्यूटर्स पे ज्योग्राफिकली भी वहीं हैं और वहीं चलती है। भारत क्यों नहीं अभी तक अपना ये एआई बना पाया? हमने कहाँ प्रोत्साहन देने में कमी कर दी? क्या हमने रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट अच्छे से नहीं दी? क्या हमने उन्हें एक इंक्यूबेशन एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं दे पाए? हम कहाँ पीछे रह गए कि आज चैट जीपीटी की जगह इंडिया जीपीटी क्यों नहीं दुनिया इस्तेमाल करता? ये देखना पड़ेगा। मेरे को मतलब ये मेरा मानना है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ हमें मेक एआई इन इंडिया पे बात करनी चाहिए, और आने वाले दशक में और आने वाले कई दशकों में सही मायने में देश में सुपर पावर वो होगा जिसके पास एआई की ताकत है। उस दिशा में अगर भारत सरकार सोचे तो ये 2 सुझाव मेरे मोटे मोटे तौर पर रहेंगे। यकीनन आपने बिल्कुल सही बात कही। हम सब जानते हैं भारत अक्सर जब हम दिल्ली में बैठकर देखते हैं वही नहीं है, गांवों में भी एक फॉर्म भरने तक के लिए हम देखते हैं कितना जूझना पड़ता है आम व्यक्ति को, खासतौर से जब सरकारी, अभी हाल ही में एसआईआर को लेकर भी हम देख पा रहे हैं कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या एआई सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा सरकार की ओर से? आपने अच्छे सुझाव दिए, लेकिन इसी के साथ राघव जी, मैंने हाल में देखा है आपने बहुत ज़रूरी मुद्दे उठाए हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं और आम आदमी जो सीधे उससे कनेक्ट करता है। टोल टैक्स का मुद्दा, ये बिल्कुल सही बात है कि कतारों में खड़े होकर लोग अपना समय ज़ाया करते हैं, वो परेशान होते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले ही आपने ये मुद्दा उठाया, हालांकि उसके ठीक 2 दिन पहले ही नितिन गडकरी जी की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी कि अगले 1 साल में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं सभी को टोल मुक्त कर दिया जाए, लेकिन पैसे अलग तरीके से उनसे लिए जाएं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा ये मानना है और मुझे लगता है देश के आम आदमी का ये मानना है कि टोल टैक्स एक प्रकार की लीगलाइज्ड लूट बनता जा रहा है। वो इसलिए बनता जा रहा है कि सबसे पहले जब आप गाड़ी खरीदते हैं
तो उस पर आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हैं, तमाम तरीके के और टैक्सेस के साथ साथ स्पेसिफिकली आपसे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया जाता है। फिर अपनी गाड़ी में आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, उस पर भी आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एक सेस होता है वो देते हैं। उसके बाद आपसे फिर टोल टैक्स भी वसूला जाता है। टोल टैक्स उस सड़क की लागत पूरी होने के बाद भी, पूरी सारी जब आपने वसूल ली जनता से, उसके बाद भी टोल टैक्स लगातार वसूला जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा हमारा दिल्ली नोएडा का DND फ्लाईओवर, जिसको कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रोका गया। दूसरी बात, जब हम सड़क के लिए इतना पैसा देते हैं तो हम ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि सड़क अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग अच्छी होगी, लेकिन हमें सिर्फ गड्ढे और पॉट होल, सरफेस डिफॉर्मेटरीज और वही सब नजर आता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप लाइन में खड़े होते हैं तो आपका समय की कॉस्ट, आपका समय बर्बाद होता है, आधा घंटा 40 मिनट आप कतार में खड़े हैं। दूसरा, जब तक आप लाइन में खड़े हैं आपकी गाड़ी ऑन है तो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट। और तीसरी, आपकी जॉब इंटरव्यू मिस हो गया, कोई बिजनेस मीटिंग मिस हो गई, एग्जाम मिस हो गया, अपॉइंटमेंट या कोई और इंपॉर्टेंट चीज थी वो मिस हो गई, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप इन तमाम कॉस्ट को जोड़ें तो पैसे देने, टोल टैक्स देने के अलावा ये जो 3-4 बड़ी कॉस्ट है, ये एक इनविजिबल कॉस्ट है जो भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे कर रही है। मुझे लगता है इसे बंद करना चाहिए। और कई लगातार हाईकोर्ट्स भी ये बयान देते आए हैं। केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने राज्य के कई मेन टोल प्लाजास को बंद कर दिया और इस लीगल प्रिंसिपल पे बंद किया कि आपने ये वादा किया था कि सड़क अच्छी होगी, सड़क अच्छी नहीं है तो आप टोल टैक्स नहीं लेंगे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अभी 2 टोल प्लाजास पे 80% की छूट दे दी क्योंकि सड़क खराब थी। तो ये 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे टोल टैक्स वसूला जाता है, वो मुझे लगता है अगर पूरे नहीं ही होते हैं तो हमें टोल टैक्स नहीं वसूलना चाहिए। और मैंने एक मांग रखी, बड़ी मांग रखी, वो ये रखी कि किसी भी व्यक्ति को अगर लाइन में खड़े हुए, टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए लाइन में खड़े हुए 5 मिनट से ज़्यादा अगर हो जाता है तो उससे टोल नहीं वसूलना चाहिए, उसकी गाड़ी फ्री में वहां से जानी चाहिए। इसके लिए तो तालियां बजा लीजिए, आपके ही पैसे बचेंगे अगर इस मांग को सरकार मान लेती है तो। लेकिन ये बड़ी चुनौती है, सरकार क्या मानेगी? फास्टैग लेकर आए नितिन गडकरी जी, जिनको समय समय पर सोशल मीडिया पर हम लोग टोल मंत्री के तौर पर भी देखते हैं कि वो बेचारे ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन फास्टैग 98% लोग इस देश में, तकरीबन जिनकी तादाद 8 करोड़ है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ अभी 3000 रुपए देकर 1 सालों तक के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। तो क्या ये नाकाफी है? देखिए, पहले बहुत एलिमेंट्री चीज़ों पे काम करना होगा। आज आप जब गाड़ी लेकर टोल टैक्स पे फंसते हैं तो अमूमन आप देखते हैं कि अगर 8 लेन हैं टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए, तो उसमें से 3 से 4 लेन तो इसलिए नहीं चल रही होती कि जो बंदा वहाँ बैठता था वो छुट्टी पर है, बिल्कुल, या जो आपका बैरियर है वो खराब हो गया है। तो पहले तो आप इस बेसिक बुनियादी चीज़ को ठीक करेंगे और फिर उम्मीद ये लगाएंगे कि जैसे विदेशों में आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी अपनी यात्रा पूरी करते हैं, उस बीच 8 से 10 टाइप के टैक्सेस आपसे वसूले जाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी पे एक फास्टैग का मशीन लगी होती है, वो फटाक से आपसे चार्ज करती रहती है टोल टैक्स, और अंत में आपको एक मंथली इनवॉइस आ जाती है कि इस सड़क पे इतनी बार आप गए, इतना टोल टैक्स, इस सड़क पे इतनी बार गए, और वो आपके बैंक अकाउंट से सीधा लिंक हो जाती है। जब हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, जब आधार कार्ड आ गया है, जब जनधन के बैंक अकाउंट खुल गए हैं, तो हम सब कुछ लिंक करके एक सीमलेस कनेक्टिविटी हमें देनी चाहिए। देखिए, हाईवे का क्या मतलब है? हाईवेज जो बनाए गए, दे वर मेंट फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, सीमलेस ट्रैवल। आप मान लीजिए आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की यात्रा तो 40 मिनट में पूरी कर ली, पर उसके बाद फिर 40 मिनट आप टोल टैक्स की लाइन में खड़े रहे, तो फिर उस सीमलेस यात्रा का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसे समाप्त करना चाहिए। यकीनन सबसे ज़्यादा समय की कीमत होती है, और ये उद्यमशीलता के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी समय की कीमत को पहचानें। सड़कों की हमने बात कर ली, सड़कों से होते हुए हम आजकल बहुत बड़ी तादाद में देश की जनता पहुंच रही है, एयरपोर्ट, वो भी मुद्दा आपकी ओर से कई बार संसद के बाहर उठाया गया, जिसमें आप ये कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर सके, इसको लेकर तो सरकार आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको वीआईपी लोगों को जितने पैसे देने पड़ते हैं वो आम आदमी की जेब से भी खाली होना पड़ता है। पानी की बोतल का आपने जिक्र किया, समोसे चाय का आपने जिक्र किया, तो आपको लग रहा है कि सरकार इस दिशा में विचार करेगी
क्योंकि यकीनन इंडिगो संकट ने देश के सामने इसको लेकर बहुत सवाल खड़े कर दिए हैं कि आगामी दिनों में क्या होगा हवाई यात्रा का। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैंने अपने उस भाषण में आज से करीब 1-1.5 साल पहले ये बात भी रखी थी, जो आज काफ़ी लोग उसकी चर्चा करते हैं, कि भारत का एविएशन सेक्टर एक कार्टेल बन गया है। बिल्कुल। डुओपोली नाम की एक टर्मिनोलॉजी है जो हम अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, कि 2 कंपनियों का राज है इस बाजार में, एविएशन सेक्टर में, एयर इंडिया और इंडिगो। स्पाइस जेट तो 2-4% मार्केट शेयर पे बैठा है, और इंडिगो 70% एविएशन सेक्टर को कैप्चर किए बैठा है। 70% फ्लाइटें जो उड़ती हैं भारत में, कमर्शियल फ्लाइट्स, वो इंडिगो चलाता है। अब अगर इंडिगो ही बैठ जाता है तो उसका यही हश्र होगा कि वो सरकार को कोई भी रूल बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, और वही देश में हुआ। इंडिगो क्राइसिस हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में, शायद सिविल एविएशन मंत्री के स्तर पे या डीजीसीए के स्तर पे, कहीं ना कहीं प्लानिंग में हमसे चूक हो गई। क्योंकि ये जो एफडीटीएल कानून थे, जो रूल्स गाइडलाइंस थी, ये जनवरी 2024 में सबसे पहले लाई गई थी, यानी कि करीब करीब 2 साल पहले। और हमने देखा कि 1 दिसंबर आते आते क्या परिस्थितियां बदल गई। तो कहीं ना कहीं तैयारी में एक चूक थी। और उससे भी बड़ी बात, लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जो टिकट का पैसा भर के उन्होंने टिकट खरीदी थी, वो तो इंडिगो एयरलाइंस वापस कर देगा। एक बहुत बड़ी इनविजिबल कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ इनकन्वीनियंस। जिस शख्स को अपनी शादी में पहुंचना था, वो शादी में नहीं पहुंच पाया, उसकी शादी की डेट टल गई। किसी को इंटरव्यू में जाना था, वो इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाया, उसकी नौकरी हाथ से चली गई। किसी ने एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जाना था, वो बिजनेस मीटिंग में नहीं पहुंचा, वो सौदा चला कर गया। देती हूँ, एक कपल तो ऐसा था जिसने एयरपोर्ट से वीडियो कॉल के जरिए अपना रिसेप्शन अटेंड किया था। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि पूरे बाराती घराती घर पे बैठे हुए हैं और उनको एयरपोर्ट से उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ा। ये तो मैं फिर भी आर्थिक कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कि किसी आदमी को अपने किसी घर परिवार वाले से मिलने जाना था जो अस्पताल में आखिरी सांस ले रहा है, वो नहीं पहुंच पाया। उस कॉस्ट का खामियाजा ना सरकार भर सकती है, ना एयरलाइंस भर सकती है, ना हम एज अ समाज, एज अ सोसाइटी भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत भारी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि सिविल एविएशन सेक्टर को एक फ्रेश तरीके से देखने और लोगों को इस सेक्टर में लाने की सख्त आवश्यकता है। वो एक चीज़। दूसरी चीज़, जो मैंने एयरपोर्ट की बात करी, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी जो लोगों को नहीं पता थी। जो मैं खुद महसूस करता हूं जब मैं एयरपोर्ट पर जाता हूं, मैंने वही बात रखी। वो आम आदमी का दर्द ज्यादा है। ये सच बात है कि 20 रुपए की बोतल के लिए आप 200 रुपए क्यों पे करते हैं? जी, एयरपोर्ट पर खाना बहुत महंगा मिलता है। वहाँ के चाय 150-200 रुपए की, समोसा 250 रुपए का, पानी की साधारण सी बोतल जो एयरपोर्ट के बाहर 15 या 20 रुपए की मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर 100 रुपए की मिलती है। इन सब मुद्दों को उठाया और मुझे ये कहने में खुशी है कि सरकार ने मेरे उस वक्तव्य के बाद, उस मांग के बाद, उड़ान यात्री कैफ़े नाम के कैफ़े की शुरुआत करी, जो बतौर पायलट प्रोजेक्ट आज देश के कई मुख्य एयरपोर्ट्स पर खुल गया है, जहाँ पर आपको 10 रुपए की चाय और 15 रुपए का समोसा मिलेगा। मैंने खुद उड़ान कैफ़े में जाकर वो चाय पी और वो समोसा खाया। तो मुझे लगता है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट से पूरे देश के तमाम एयरपोर्ट्स पे पहुँचे और यात्रियों को सुविधा हो, बस यही उम्मीद लगा। हाल ही में आपने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, बीते 2 सालों में मैंने पूरा रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि आज ये जो खास कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आकर उसको सीधे तौर पर जोड़ता है। यकीनन जब हवाई यात्रा सुगम होगी, आम लोगों से जुड़ी हुई होगी, पैसे कम लगेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी युवा आबादी अभी भी संघर्ष कर रही है ज़्यादा पैसे को लेकर, उसकी ज़िंदगी में कम से कम एक बदलाव आएगा और वो उद्यमशीलता की तरफ भी तेज गति से आगे बढ़ेगी। अब आ जाती हूँ हेल्थ इंश्योरेंस पे। आपने इसको लेकर भी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा, खासतौर से अस्पतालों को, कि प्राइवेट अस्पताल और हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं, इनकी मिली भगत से आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और एक नेक्सस है जो काम कर रहा है। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये भी एक ऐसा मुद्दा है चित्रा जी, जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया और उस परेशानी का सामना किया। हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला, कमाने वाला एक शख्स पूरी ईमानदारी से और शिद्दत से
साल का हेल्थ प्रीमियम का इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है अपनी मेहनत की कमाई से, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी यदि मेरे घर परिवार में कोई बीमार होगा तो मैं इसका लाभ ले पाऊंगा और मेरी जीवन की तमाम संपत्ति, पूंजी, मेरा जितना निवेश मैंने किया है वो सारा एक बीमारी के, घर परिवार में एक बीमारी की वजह से खराब ना हो, चला ना जाए, सब बर्बाद ना हो जाए, इस उम्मीद से वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब घर में कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है और आप प्राइवेट अस्पताल इलाज कराने पहुंचते हैं, वहां पर इस नेक्सस का खेल शुरू होता है और आप देखते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को कहा जाता है कि कैशलेस सेटलमेंट नहीं होगा, यानी कि आपको खुद पैसे जमा कराने पड़ेंगे, हम डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे पहले कैशलेस सेटलमेंट अच्छा चला करता था वैसा नहीं होगा। दूसरा, जब आप पैसे का भुगतान कर कर इंश्योरेंस कंपनी से उस पैसे की रीइंबर्समेंट मांगते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को ही ठुकरा देती है और बोलती है कि नहीं, ये वाली बीमारी इसमें कवर्ड नहीं थी, ये वाले चार्जेस हम नहीं दे सकते। और अगर आपका क्लेम का कुछ हिस्सा अप्रूव हो भी जाता है तो उसकी रीइंबर्समेंट आने में, टाइम लग जाता है। उसकी कॉम्पनसेशन आने में न जाने कितने महीने लग जाते हैं, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का, एक मिडिल क्लास परिवार का पूरा बैंक बैलेंस और पूरी आर्थिक स्थिति बर्बाद कर देता है, चरमरा जाती है स्थिति। तो कहीं ना कहीं आज उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ एक दूसरी बात जो मैंने कुछ समय पहले सदन में उठाई थी कि भारत में कॉस्ट ऑफ लाइफ बहुत कम है। विदेशों में कॉस्ट ऑफ लाइफ हम देखते हैं कि जान की कीमत सबसे अहम है। हमें इस देश में एनुअल हेल्थ चेकअप को एक लीगल राइट बनाना होगा, एक कानूनी अधिकार देना होगा कि इस देश के हर नागरिक का साल में एक बार पूरी हेल्थ चेकअप हो, पूरी जांच हो। नहीं तो हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के बाद कैसे कभी कोई यंग लड़का बैडमिंटन खेलते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, कोई यंग नई नवेली दुल्हन शादी के मंडप पे हार्ट अटैक का शिकार हो जाती है। बीमारियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। कैंसर के भी बहुत सारे कैंसर के, कोई माँ, किसी की माँ चल बसती हैं तब पता लगता है कि अरे इन्हें तो कैंसर था। किसी लड़की की जब आंखें की रोशनी चली जाती है तो पता लगता है कि अरे इन्हें तो डायबिटीज़ थी। तो अगर सही समय पे आप जांच करके बीमारी को पकड़ लें तो परिवार बर्बाद नहीं होंगे, लोगों की जिंदगियां बचेंगी। तो एक एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और मैंने सदन में इसका आर्थिक पहलू भी समझाया। हाँ, मैं इसी पर आने वाली थी कि इतनी बड़ी आबादी में क्या ये व्यवहारिक हो पाएगा और उसके लिए काफी पैसों की भी जरूरत होगी। क्या देश उसके लिए तैयार है? वो ऐसे हो पाएगा कि अगर आप ये देखें कि आप एनुअल हेल्थ चेकअप नहीं कराते और देश की एक बड़ी आबादी बीमार होकर अस्पताल जाती है, ज़्यादातर आबादी तो सरकारी अस्पताल जाती है, वहाँ इलाज कराती है। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है जिसका सारा कॉस्ट सरकार को भुगतना पड़ता है। तो इलाज की कॉस्ट बनाम एनुअल हेल्थ चेकअप की कॉस्ट, कि अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप करा लेंगे तो बीमारी जल्दी पकड़ में आएगी। आपको 5 साल बाद बड़ा ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, एक छोटी सी गोली से आप आज ठीक हो जाएंगे। तो एनुअल हेल्थ चेकअप की कॉस्ट जो आप खर्चेंगे ये वास्तव में आपके इलाज की जो सरकारी कॉस्ट है उसे कम करेगी। तो ये आर्थिक तौर पे इट मेक्स ऑल द सेंस और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। यकीनन ये एक गंभीर मामला है। हाल के दिनों में चाहे हार्ट अटैक हो, कैंसर हो या तमाम तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार से या गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है उसकी पूरी की पूरी पूंजी चली जाती है, लोगों को घर तक बेचने पड़ जाते हैं और इस दिशा में सरकार को ध्यान देना होगा। और एक सर्वे बताता है कि भारत देश में एक साधारण घर परिवार के लोग अपने घर की पूंजी यानी घर का सोना 2 स्थिति में बेचते हैं। एक जब बेटी की शादी करते हैं और दूसरा जब किसी का इलाज कराना होता है। तो इलाज इतनी बड़ी चीज़ है, इसीलिए एनुअल हेल्थ चेकअप और हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर भी हम सब ने मांग करी कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर भी GST लगा करता था, उसे समाप्त किया जाए। और अंततः सरकार ने बात स्वीकारी और वो समाप्त हुआ। इससे मुझे लगता है कि देश की बड़ी आबादी को प्रोत्साहन मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कराने की। यकीनन, और इसको लेकर लोगों में जागरूकता भी पैदा करने की ज़रूरत है, खासतौर से जो युवा वर्ग है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे यकीनन उसके बाद ही हम अपने कामकाज को, जो हमारे सपने हैं उनको हम सच कर पाएंगे।
कुछ और सपने जिसको सच करने के लिए हम देखते हैं कि बहुत बड़ी आबादी अपने देश में ऐसी है जो हर रोज़ सुबह डिलीवरी बॉय के रूप में जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट के लिए अलग अलग दरवाज़ों पर लोग पहुंचते हैं। ये मुद्दा भी आपकी ओर से उठाया गया और इसको पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है कि 10 मिनट का ये जो समय है इसको चेंज किया जाए। क्या वजह, क्या आपका कोई पर्सनल इस तरह का अनुभव है, क्यों आपको लगा कि इसको बदले जाने की ज़रूरत है? ये मुझे लगता है कि हम सभी का ये अनुभव रहा है कि ये जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज़, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी ऐप्स के राइडर, ओला उबर के ड्राइवर और अर्बन कंपनी के जो ब्यूटिशियन टेक्नीशियन, हम अपने फ़ोन पर एक बटन दबाकर इनकी सेवाएं या इनके द्वारा कोई सामान मंगवाते हैं, इनके पीछे जो ये राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये इंसान हैं, किसी के भाई हैं, बेटे हैं, पति हैं, पिता हैं। और कहीं ना कहीं आज उनकी जो स्थिति है, ना उनके पास डिग्निटी है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। उनकी आवाज़ मैंने रखने का सदन में प्रयास किया और ये मांग करी कि सबसे पहले ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है ये समाप्त होना चाहिए। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि जेप्टो का बटन दबाया और ब्लिंकिट का बटन दबाया और 10 मिनट में घर पे सब्जी आ जाए, खाना आ जाए, दूध दही चावल आ जाए। वो आदमी उस 10 मिनट की डिलीवरी के पीछे कितने जोखिम लेता है, कितनी तेज़ गाड़ी चला के, बाइक चला के पहुंचता है, उसके अंदर क्या बीतती है, उसके एंग्जाइटी लेवल, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी मानसिक स्थिति, और उसके बाद अगर 10 मिनट के भीतर वो पहुंचा भी देता है तो उसे ऐसा कौन सा एडिशनल अलाउंस मिलता है। दूसरी चीज़, अब वो 10 मिनट के भीतर नहीं पहुंचा पाता तो क्या मिलता है उसे? सबसे पहले ऐप ही उसको लॉग आउट कर देती है, उसका इंसेंटिव समाप्त हो जाता है। और सबसे बुरी बात, कई बार हम देखते हैं कि जो कस्टमर है वो डांटता है, वो उसे परेशान करता है, उसे 1 स्टार की रेटिंग देता है और उसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल देता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था को हमें देखना होगा और ये 10 मिनट के जुल्म को मुझे लगता है बंद करना चाहिए, अब समाप्त करना। यकीनन, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है तेज़ बारिश हो रही होती है लेकिन समय के हिसाब से पहुंचना होता है, मौसम इतना प्रतिकूल। हाल ही में हम सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से किस तरह की स्थिति है, गाड़ियाँ चलाने तक में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इसमें किस तरह की तब्दीली आएगी देखना महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक बात और जोड़ दूँ कि ये जो कंपनीज हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, उबर, ये सारी कंपनीज आज $1 बिलियन वैल्यूएशंस पर बैठी हैं, यूनिकॉर्न्स बन गई हैं। ये जो यूनिकॉर्न्स बनी और इतनी वैल्यूएशंस इन्होंने बड़ी हासिल करी, वो इस स्तंभ पे इन जो राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ हैं, इनके सहारे ही यहाँ तक पहुँच पाई हैं। तो जब आपकी इतनी वैल्यूएशंस हो गई और इतनी संपत्ति आपने इकट्ठा कर ली, तो उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन, एक छोटा सा परसेंटेज आप इन लोगों के उत्थान के लिए, इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए खर्च कीजिए। ये मेरी अपील रहेगी। हो सकता है कि आप इन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे, इनकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे तो और अच्छे से काम करेंगे। यकीनन इसको लेकर अगर देश में नियम बनेगा तो और बेहतर स्थिति होगी, ताकि समान रूप से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह ये लागू हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर राघव चड्ढा में ऐसा क्या था कि इतनी कम उम्र में आपने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद लंदन में जॉब किया, फिर वहाँ से छोड़कर आप वापस आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आप राज्यसभा पहुंचे। क्या है राघव चड्ढा में कि वो यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को कुछ टिप्स देंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए? नहीं, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है चित्रा जी। मुझे लगता है कि भारत का युवा जो है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, भारत का युवा जो है वो बहुत प्रतिभाशाली है, उसमें बहुत ऊर्जा है और वो जिस चीज़ को अपना लक्ष्य बना ले उसे हासिल कर लेगा। जैसे अर्जुन को मछली की आंख नज़र आती थी, ऐसे भारत के युवा को अगर अपना लक्ष्य वो ठान ले तो वो उसे ज़रूर हासिल कर लेगा। और मेरा ये लगातार कहना रहा है कि भारतीय राजनीति में युवाओं की कमी है और शायद इसीलिए मुझ जैसा युवा आज यहाँ तक पहुँच गया। मैं ये कहूँगा, मैं आपके मंच के माध्यम से भारत के युवाओं को कहना चाहूँगा कि बहुत समय तक हमारे देश की जो राजनीति है उन्हें बड़े एक्सपीरियंस्ड और मैं कहूँ थोड़े जिनकी उम्र दराज हो गए उन लोगों ने चलाई है। अब समय आ गया है कि भारत का युवा मुख्य धारा की राजनीति में आगे आए, क्योंकि देश बहुत युवा है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। मैं भी 35 साल से ऊपर हो गया हूँ अब तो 35 साल से कम उम्र की आयु वाले इस देश में युवाओं को राजनीति में, मुख्य धारा की, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में
आगे आना होगा, क्योंकि आपके एस्पिरेशंस, आपकी मांग, आप जो कानून लाना चाहते हैं, जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, वो आप ही ला सकते हैं। आप ही को आकर मुख्यधारा की राजनीति में वो रिफॉर्म लाना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस मंच के माध्यम से कई युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वो आएंगे। लेकिन राजनीति में संघर्ष भी बहुत ज्यादा है ना। अब जरूरी तो नहीं है कि हर कोई इतना कामयाब, जब संघर्ष का सामना करना पड़ता है, आपके भी जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी कई बार, तो उससे पार पाने के लिए क्या किया आपने? क्या मंत्र है जो इन लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो। जो डिलीवरी बॉय है, जो खाना डिलीवर करता है, वो भी संघर्ष करता है। बिल्कुल। जो रोज़ सुबह एक बतौर जर्नलिस्ट दफ्तर पहुंचता है, स्टोरी फाइल करता है, स्टोरी लेना, फाइल करना, वो भी संघर्ष करता है। और राजनीति में तो खास तौर पे संघर्ष है ही, और कई प्रकार का संघर्ष है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सबसे पहले तो, जैसे मैं अपने जीवन को ज़रूर अगर मैं देखूं, तो राजनीति सबसे बड़ा फाइनेंशियल सैक्रिफाइस है। क्योंकि मैं पहले बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट विदेश में काम कर रहा था, एक अपना प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट बुटीक फर्म शुरू करी थी, तो वो सारी चीज़ें पीछे हो गई, और वो एक जो फाइनेंशियल ग्रोथ मैं हासिल कर सकता था, वो उसकी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल कॉस्ट है जो चुकानी पड़ी। इसके साथ साथ एक सोशल कॉस्ट भी है। घर परिवार वाले, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि सारा दिन आप राजनीति में और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो कई प्रकार की कॉस्ट है जिसका सामना करना पड़ता है। लेकिन अंततः काम वो करना चाहिए जो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन, जो सुकून अच्छा जाए। जब आप किसी एक बतौर एक नेता या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बतौर मंत्री, विधायक लोगों का काम कर पाते हैं, उनका भला कर पाते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान कर पाते हैं, उन्हें उन्नति देने के लिए आप योगदान दे पाते हैं, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन। वो जॉब सेटिस्फैक्शन है जो रात को बड़ी मीठी नींद देती है। तो वो अब क्या आपका जॉब सेटिस्फैक्शन है, वो आपको तलाशना है और उस दिशा में लग जाना है। यकीनन आपका ये मंत्र इन लोगों के बहुत काम आएगा। अब मैं आ जाती हूँ दो आखिरी के सवाल पर जो आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि आपकी फ़ोटोग्राफ्स इतनी वायरल होती हैं, चाहे देश की हैं, विदेश की हों, परिणीति जी के साथ, और वो खुद भी मतलब हिंदुस्तान में ऐसी बहुत कम अभिनेत्री मिलेंगी जो इतना पढ़ी लिखी हों और उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को चुना हो। तो जब आप संसद जाते हैं भाषण देने के लिए या कुछ तैयार करते हैं, तो क्या उनका भी रोल होता है? क्योंकि मैंने जब उनकी डिग्री देखी, मैंने इतना पढ़ लिख के फिर उन्होंने उस सेक्टर को चुना जहां पर बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो पढ़े लिखे हों। देखिए, उन्होंने मुझसे कहीं ज़्यादा बार कैमरा फेस किया है, और तो कैमरा कैसे फेस करना है और डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, उसमें मैं ज़रूर उनसे थोड़ा सहयोग लेता रहता हूँ। हालांकि मैंने किस टॉपिक पर क्या बात रखनी है पार्लियामेंट में, उसमें उनका योगदान नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बार स्पीच तैयार करने के बाद मौका लगे तो मैं ज़रा उनको पढ़ के सुना देता हूँ कि मेरी डायलॉग डिलीवरी ठीक है कि नहीं है। ये अच्छा है, और यकीनन फिर वो बता भी देती होंगी कि कैसे और फेस एक्सप्रेशन के साथ और ज़ोरदार तरीके से बोलना है। उनकी फिल्मों में भी हम सब ने देखा। अभी 2 महीने हुए जब एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, आप पिता बने हैं और बेटे का नाम नीर रखा गया है। तो नाम के पीछे की क्या कहानी है, और अब ये जो नई जिंदगी आपकी शुरू हुई है बीते 2 महीनों से, उसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, ये तो परमात्मा की देन है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिवाइन और ओवरवेलमिंग फीलिंग हो नहीं सकती, और किसी भी शख्स के लिए नहीं हो सकती। और भगवान अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखे, और हम सब फलते फूलते रहें, खुश रहें, बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी जब कभी आप परिणीति को बुलाएंगे और हम दोनों साथ आएंगे, फिर लंबी चर्चा करेंगे इस विषय। ठीक है, एबीपी न्यूज़ को इस बात का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आप दोनों ही आए हमारे इस मंच पर। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। 2047 में विकसित भारत बने हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, और उद्यमशीलता को सरकार कैसे बढ़ावा दे, विपक्ष की आवाज होने के नाते आप जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, इसी तरह के मुद्दे संसद में मुखर होकर और सुने जाएं, इसी उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।